दोस्तों डीके क्लासेस डीके सर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे कि नोडल एनालिसिस करने के लिए हमारे पास जो स्टेप होने चाहिए वो क्या स्टेप होना चाहिए। ठीक है, तो स्टेप टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बाय नोडल मेथड या नोडल एनालिसिस। ठीक है, तो नोडल के थ्रू हम जो है दोस्तों न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम स्टेप को पढ़ेंगे और एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो उससे पहले दोस्तों हम आपको बताएं कि कौन सा एग्जाम्पल लेंगे। तो सबसे पहले जो है कल का वीडियो में जो था वो थोड़ा सा जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। दोस्तों आज हम इस न्यूमेरिकल के थ्रू पूरे नोडल एनालिसिस को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने के लिए अच्छे से समझेंगे। ओके, तो दोस्तों जो लोग नोडल एनालिसिस का पार्ट नंबर 1 नहीं देखे हैं उनके लिए जल्दी से हम रिपीट कर देते हैं। कल हम लोग नोडल एनालिसिस के लिए ये चीज़ पढ़े हुए थे, ठीक है, और नोडल मेथड के विषय में देखे थे, अच्छे से इसको समझे थे। आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों कल के वीडियो में हम लोग ये भी समझे थे कि नोट क्या होता है। ठीक है, और उसके अलावा दोस्तों हम लोग ये पढ़े थे कि नोट के कितने टाइप होते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से डिफिनीशंस नोट की पढ़ सकते हैं कि नोट क्या होता है। दोस्तों एक ऐसा पॉइंट होता है जो नेटवर्क में जहाँ पे दो या दो से अधिक सर्किट एलिमेंट क्या होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं या जुड़े होते हैं। ओके, बात करें दोस्तों अगर हम नोट के टाइप की, तो दो तरह के नोट पढ़े थे। एक तो सिंपल नोट के विषय में पढ़े थे, दूसरा जो है हम प्रिंसिपल नोट के विषय में। तो यहाँ पे सिंपल नोट क्या था दोस्तों कि व्हेन टू एलिमेंट्स आर कनेक्टेड टुगेदर देन द कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड एज ए सिंपल नोट। और यहाँ पर दोस्तों खास बात क्या थी कि देयर इज़ नो करेंट डिवीज़न। ठीक है, जैसे हम कल बताए थे, यहाँ पे अगर एक हमारे पास यहाँ वोल्टेज सोर्स है और आगे की तरफ यहाँ पे एक मान लीजिए कि रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे जो नोट यहाँ पे जो बन जाएगा, ठीक है, इस नोट को बोलेंगे हम लोग सिंपल नोट। कल के वीडियो में अच्छे से पढ़े थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा दोस्तों प्रिंसिपल नोट के विषय में पढ़े थे। प्रिंसिपल नोट में देखे थे कि यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर करंट डिवीज़न जो है होता है, करंट डिवीज़न टेक प्लेस। ठीक है, जैसे सपोज करिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हो गया और इसके अलावा दोस्तों यहाँ से सपोज करिए कि इधर ऊपर में एक यहाँ वोल्टेज सोर्स हो गया। ठीक है, और यहाँ से मान लीजिए कि एक हमारे पास यहाँ करंट सोर्स जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कुछ करंट जुड़ा हुआ है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, यहाँ वोल्टेज सोर्स है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे करंट डिवीज़न का रूल फॉलो होगा, यानी मोर देन टू एलिमेंट्स जब जो है किसी पॉइंट से कनेक्ट होंगे तो उसको हम प्रिंसिपल नोड बोलेंगे। ओके, अब दोस्तों स्टेप को फॉलो करने से पहले हम बोलेंगे कि यहाँ में जो ये सर्किट डायग्राम है आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हम स्टेप को बताते जाएंगे और इसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे और इसी पे अप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, अब प्रिंसिपल नोड और सिंपल नोड को अगर हम इस क्वेश्चन के लिए देखें दोस्तों, तो यहाँ पे नॉर्मली हमारा ये एक वोल्टेज सोर्स है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक पॉइंट मिल रहा है, इस पॉइंट को हमारा ये सिंपल नोड का पॉइंट हो जाएगा। और इसी तरह से दोस्तों इस वोल्टेज का और इस रेजिस्टेंस के बीच का जो है यहाँ पे एक सिंपल नोड हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों के अलावा दोस्तों क्या होगा, इन दोनों के अलावा ये वाला जो नोड है यहाँ पे करंट डिवीज़न जो है होगा और दूसरा करंट डिवीज़न यहाँ होगा। तो ये जो दोनों पॉइंट है दोस्तों, ये दोनों के दोनों प्रिंसिपल नोड हैं। ओके, अब दोस्तों आइए समझते हैं स्टेप को। ठीक है, स्टेप टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बाय नोडल मेथड। ठीक है, तो दोस्तों स्टेप नंबर 1 हमारा है कि सबसे पहले क्या करेंगे, उस सर्किट डायग्राम के अंदर हम नोड की संख्या को ज्ञात करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, नोड की संख्या को फाइंड आउट करेंगे। अब दोस्तों इसमें हम ये देखेंगे कि कितना हमारे पास जो है सिंपल नोड है और कितना जो है प्रिंसिपल नोड है। ठीक है, अब स्टेप नंबर 2 में दोस्तों क्या करते हैं, सभी नोड में से किसी एक नोड को रिफरेंस नोड मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं दोस्तों, रिफरेंस नोड मान लेते हैं। और जिसको हम रेफरेंस नोड मानेंगे उसका पोटेंशियल हमेशा क्या मान लेंगे दोस्तों, 0 मान लेंगे। ठीक है,
ठीक है दोस्तों, तो सभी नोड में से क्या है, किसी एक नोड को क्या करेंगे, रेफरेंस नोड मानेंगे। तो दोस्तों ध्यान ये देना है ना, जो हमारे पास सिंपल और प्रिंसिपल दो तरह के नोड मिल रहे हैं, उसमें से जो प्रिंसिपल नोड रहेगा, प्रिंसिपल नोड में से ही किसी एक को क्या करेंगे, रेफरेंस नोड को हम मानेंगे और उसका पोटेंशियल क्या मान लेंगे दोस्तों, 0 मान लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, जो हमारे पास रेफरेंस नोड है उस रेफरेंस नोड को छोड़ करके अन्य जितने भी नोड प्राप्त होंगे उन सभी के ऊपर हम क्या करेंगे दोस्तों, केसीएल को अप्लाई करेंगे। दोस्तों हम आपको बोलेंगे कि जो फिगर है आप पहले उसको नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद जो दोस्तों यहाँ पे 6 स्टेप है कुल, उन सभी 6 स्टेप को भी नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद न्यूमेरिकल में कैसे सॉल्व करना है हम बताएंगे, तो आप बहुत ही ईजिली इसको आसानी से समझ पाएंगे। ओके दोस्तों, अब दोस्तों स्टेप नंबर 4 जो है, इस स्टेप नंबर 4 में क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास अननोन करेंट है, ठीक है, जिसकी वैल्यू हमें ज्ञात नहीं है, उसको हम V बाई आर के रूप में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। और ये V बाई आर क्या है, यही करंट I इक्वल टू V बाई आर लिखते हैं ना ओम्स लॉ पढ़ के। ठीक है, तो इसमें भी क्या कर रहे हैं हम, इसमें भी KCL प्लस ओम्स लॉ लगा रहे हैं, यही तो हमारा नोडल एनालिसिस है। तो इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, स्टेप नंबर 4 में कि जितने भी हमारे पास अननोन करंट होंगे उनको V अपन आर के रूप में क्या करेंगे, लिखेंगे। और ये यूज़ रेफरेंस नोड के का इस्तेमाल करते हुए लिखेंगे। ओके, स्टेप नंबर 5 में क्या होगा, हमारे पास इक्वेशन प्राप्त होगा। ठीक है, तो जो प्राप्त समीकरण होगा उसको नोड वोल्टेज के लिए क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब दोस्तों इतना सारा स्टेप तो बोल दिए, आप सोच रहे होंगे ये स्टेप का हम कैसे यूज करेंगे। तो दोस्तों आप सिर्फ अभी स्टेप को देखते जाइए, हम जैसे ही न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आपको पूरा समझ आ जाएगा। और दोस्तों ये हमारा छठा स्टेप है। ठीक है, जैसे ही हम प्राप्त समीकरण को नोड वोल्टेज के लिए सॉल्व करेंगे तो नोड वोल्टेज की वैल्यू जो है, जैसे VA VB जो भी मिलेगा नोड वोल्टेज, उसकी जैसे ही वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी तो नोड वोल्टेज के द्वारा सभी ब्रांच की जो करंट होगी उसको हम क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, यानी उसको हम ज्ञात कर लेंगे। ओके, तो दोस्तों ये था हमारे पास, ठीक है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का स्टेप। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन हम यही कहेंगे दोस्तों आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, आसानी होगा आपके लिए। अब आते हैं दोस्तों हम अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द करंट इन ऑल ब्रांच ऑफ सर्किट। ये जो ब्रांच का सर्किट है इन सभी में क्या करना है, हमको करंट को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इसमें से जितने भी करंट है दोस्तों, सभी की करंट की डायरेक्शन आप कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, आप इसके लिए फ्री हैं, आर्बिट्रेरी है। तो इसको हम नोडल एनालिसिस का यूज करके क्या करेंगे, इस सर्किट को सॉल्व करेंगे। ओके, तो दोस्तों आप इस सर्किट को अच्छे से बनाइए और आइए इसको समझते हैं। दोस्तों हमारे पास जो है न्यूमेरिकल यही है। ठीक है, आइए इसके स्टेप को देखते हैं। अब दोस्तों स्टेप नंबर 1 में हम लोग क्या पढ़े थे, सबसे पहले हम लोग पढ़े थे कि नोड की संख्या हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। फाइंड आउट क्या करना है दोस्तों, नंबर ऑफ नोड। तो अब दोस्तों अगर इस इमेज में हम देखें तो हम पहले ही आपको बताए हैं कि इसमें 2 जगह पे क्या है, सिंपल नोड है और 2 जगह पे क्या है दोस्तों, प्रिंसिपल नोड है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल नोड से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे हमको मेनली जो है 2 प्रिंसिपल नोड है, इसी से काम है। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पर देखते हैं नंबर ऑफ प्रिंसिपल नोड हमारे पास क्या है, तो 2 हमारे पास प्रिंसिपल नोड है, नोड नंबर A और नोड नंबर B, ये 2 हमारे पास क्या हो गया, प्रिंसिपल नोड। अब इन दोनों नोड में से किसी एक नोड को हम क्या करेंगे दोस्तों, स्टेप नंबर 2 कहता है कि रेफरेंस नोड मान लेना है। तो मान लीजिए दोस्तों हम जो है ये जो है B नंबर का नोड है, इसको हम रेफरेंस नोड मान ले रहे हैं। ठीक है, अब दोस्तों स्टेप नंबर 2 क्या बोलता है हमारा कि अब ये जो दोनों प्रिंसिपल नोड है, इस दोनों प्रिंसिपल नोड में से किसी एक नोड को क्या करेंगे, हम रेफरेंस नोड मानेंगे। तो हम कह रहे हैं दोस्तों जो हमारे पास ये नोड नंबर B है, इसी को रेफरेंस नोड मानते हैं और रेफरेंस नोड का वोल्टेज क्या होता है दोस्तों, 0 मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक ग्राउंड जैसा ऐसे टर्मिनल बनाइए, इसको आप लोग
और इसका पोटेंशियल यानी V इक्वल टू यहाँ पे क्या मान लीजिए दोस्तों, 0 मान लीजिए, ठीक है। और इसी का नाम क्या होगा, रेफरेंस नोड। और इस नोड को छोड़ के बाकी जितने नोड मिलेंगे वो क्या हो जाएंगे हमारे पास, नॉन रेफरेंस नोड हो जाएंगे। ओके, तो ये था दोस्तों हमारा स्टेप नंबर 2, आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों स्टेप नंबर 3 में क्या पढ़े थे कि हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास जो है रेफरेंस नोड मिल जाएगा तो उसको छोड़ करके अन्य जो नोड होगा उसके ऊपर हम केसीएल को क्या करेंगे दोस्तों, अप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जैसे हम ये जो है यहाँ पे बी वाले को हम रेफरेंस नोड मान लिए, तो इस रेफरेंस नोड के सापेक्ष यहाँ का जो पॉइंट ए है इसका अगर हम वोल्टेज यानी वी ए, नोड वोल्टेज वी ए को ज्ञात कर लें तो इस सर्किट में फ्लो होने वाली जितनी करंट है दोस्तों सभी को हम लोग ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, आप देखिए यहाँ का वोल्टेज अगर हमको पता चल गया, यहाँ का वोल्टेज पता चल गया, यहाँ का वोल्टेज पता चल जाए तो क्या इनका हम सभी का सर्किट में फ्लो होने वाली करंट नहीं ज्ञात कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। कैसे कि यहाँ का जो करंट निकालना होगा, मान लीजिए I1 बराबर क्या, ये वोल्टेज माइनस ये वोल्टेज। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान देना है दोस्तों कि ये जो रेफरेंस नोड माने हैं तो रेफरेंस नोड को छोड़ करके अन्य जो दूसरा नोड है जिसके लिए हम वोल्टेज को कैलकुलेट करेंगे उसका वोल्टेज हमेशा इसका वोल्टेज हाइयर मानेंगे। ठीक है, तो ये हाइयर मानेंगे, इसको लोअर मान लेंगे, इसको लोअर मान लेंगे। ओके, तो दोस्तों स्टेप नंबर 3 में क्या किए, हम केसीएल अप्लाई कर दिए नोड वोल्टेज ए के लिए। ठीक है दोस्तों, आपको समझ आ रहा होगा दोस्तों कि नोड वोल्टेज ए का ही वोल्टेज क्यों निकालना है, क्योंकि दोस्तों देखिए यहाँ का वोल्टेज हमको इस क्वेश्चन के लिए ज्ञात है, यहाँ का वोल्टेज ज्ञात है, दो हमारे पास प्रिंसिपल नोड है, इसमें से किसी एक नोड को रेफरेंस मान लेंगे और दूसरे का वोल्टेज जैसे मान लीजिए यहाँ वी ए, अब नोड वोल्टेज हमको पॉइंट ए का वोल्टेज चाहिए तो इसी का वोल्टेज को हम नोड वोल्टेज मान लिए वी ए ज्ञात कर लें अगर किसी तरह, तो दोस्तों इस सर्किट में फ्लो होने वाली करंट को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोल दिए, नोड वोल्टेज ज्ञात करने के लिए। ठीक, तो अब इसी पॉइंट पर क्या करेंगे दोस्तों, केसीएल अप्लाई करेंगे स्टेप नंबर 3 के अनुसार। तो केसीएल का स्टेटमेंट क्या है कि इनकमिंग करंट इज़ ऑलवेज इक्वल टू आउट गोइंग करंट, या कहें कि समेसन ऑफ, मतलब किसी एक पॉइंट पर जो होता है सभी धाराओं का जो बीजगणितीय योग यानी एल्जेब्रिक सम जो होता है वो हमेशा क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। दोनों में से दोनों बात एक ही है। तो यहाँ पे हम क्या किए दोस्तों, पॉइंट ए पर केसीएल को अप्लाई कर दिए स्टेप नंबर 3 में। तो दोस्तों जैसे ही स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे, केसीएल अप्लाई करेंगे, तो I1 क्या थी इसमें दोस्तों, इनकमिंग करंट, और I2 और I3 क्या थी, आउटगोइंग करंट। ठीक है, इस तरह से I1 क्या था, इनकमिंग, और आउटगोइंग क्या था, I2 और I3। I2 करंट जो है दोस्तों इसमें फ़्लो हो रही है और I1 करंट इसमें फ़्लो हो रही है, सॉरी इसमें I3 करंट है और इस वाले में दोस्तों I2 करंट है। ओके, तो ये I1 इक्वल टू I2 प्लस I3 लिखें, या इनकमिंग करंट को पॉजिटिव ले रहे हैं तो आउटगोइंग करंट को निगेटिव रख देंगे। तो इस तरह हमारा दोस्तों ये समीकरण मिलेगा। अब आइए दोस्तों आगे स्टेप में बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 4 क्या है हमारा दोस्तों, स्टेप नंबर 4 हमारा कहता है कि सभी जितने भी हमारे पास अननोन करंट है, कौन कौन, I1 I2 I3 यही है, इन सभी को V अपान आर यानी ओम के नियम के रूप में लिखेंगे, V अपान आर के फॉर्म में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही दोस्तों उस सर्किट के लिए हम क्या करेंगे, V अपान आर के रूप में करंट को करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, अब ये इक्वेशन कैसे मिलेगा दोस्तों, हम आइए आपको इमेज में ही समझा देते हैं। ठीक है, कैसे लिख रहे हैं, आपको ध्यान क्या देना है दोस्तों, ये वाला जो ऊपर इक्वेशन बना हुआ है ये I1 I2 I3, इसी इक्वेशन को दिमाग में रखना है। ठीक है, पहले सबसे क्या है, I1 की वैल्यू, फिर I2 की वैल्यू, फिर I3 की वैल्यू। ओके, देखिए दोस्तों हम आपके लिए यहाँ पे न्यूमेरिकल को सॉल्व करके बताते हैं। अगर I1 करंट के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ I1 की वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है नोड वोल्टेज ए के लिए, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, इनकमिंग करंट की डायरेक्शन इधर है। ठीक है, नोड वोल्टेज ए के लिए लिख रहे हैं तो इसका मतलब अगर यहाँ से ऐसे करके क्या कर दें, हम KVL अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही जाएगा। तो अभी देखिए क्या हो जाएगा, I1 जो करंट होगा, I1 की वैल्यू I1 बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं 10 माइनस VA। ठीक है, 10 माइनस क्या लिख दिए दोस्तों, VA
अपन क्या लिखेंगे दोस्तों, इसका रेजिस्टेंस R, तो ये हो गया I1 की वैल्यू। इसी तरह से दोस्तों अगर हमको I2 की वैल्यू चाहिए तो I2 की वैल्यू क्या है दोस्तों, I2 ये वाली करंट फ्लो हो रही है इसमें, तो I2 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे VA, ये जो नोड वोल्टेज VA है ये हायर पोटेंशियल पे है और करंट का डायरेक्शन इधर है तो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। तो हो जाएगा VA माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों 5, क्योंकि इसका पॉजिटिव टर्मिनल पहले पड़ रहा है, और अपान यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम का, तो ये 2 लिख देंगे। इसी तरह से दोस्तों I3 करंट अगर निकालना है हमको इस वाले सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है, तो इसके लिए हो जाएगा नोड वोल्टेज हमारा क्या है VA और माइनस, और यहाँ ये जो पॉइंट बी का जो वोल्टेज है ये कितना माने हैं 0 माने हैं, तो यहाँ क्या लिख देंगे 0, और अपान में क्या हो जाएगा दोस्तों इसका रेजिस्टेंस यानी ये 4 ओम, ठीक है। तो कैसे ये करंट वाला लिखना है ये आपको समझ आया होगा। ओके दोस्तों, तो यही तीनों इक्वेशन हम यहाँ पे लिख, तो अब दोस्तों कैसे लिखना है ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। यहाँ पे ये वाला जो वैल्यू है दोस्तों ये पूरा का पूरा I1 की वैल्यू है, ठीक है। और इसी तरह से दोस्तों ये वाला जो पूरा वैल्यू है ये हमारा I2 की वैल्यू है, और इसी तरह से दोस्तों ये वाला जो पूरा वैल्यू है ये I3 की वैल्यू है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं दोस्तों कि किसी भी संधि बिंदु पर मिलने वाली जो सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है, एल्जेब्रिक सम होता है, वो हमेशा इक्वल टू किसके होता है 0 होता है। तो इसके इक्वल में क्या लिख दिए 0 लिख दिए। अब यहाँ से आगे देखिए दोस्तों, जैसे इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो मान लीजिए हम इसमें दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, इधर भी कर दे रहे हैं टोटल में और इस साइड में भी इधर टोटल में 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, सॉल्व करने के लिए इजीली। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर भी 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा क्योंकि ऊपर से में मल्टीप्लाई होगा। तो ये समीकरण कुछ इस तरह से बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 माइनस VA, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस VA, और माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा +5, ठीक। और यहाँ पे दोस्तों माइनस क्या हो जाएगा VA, और 0 का कोई मतलब नहीं, और अपान में यहाँ 2 क्यों मिल रहा है ये तो समझ आ गया। अब इस समीकरण में देखिए माइनस VA हो गया -2VA, और माइनस VA/2 अगर इसको भी जोड़ देंगे इन दोनों के साथ में तो हो जाएगा कितना 5VA/2, ये माइनस में आएगा दोस्तों, लेकिन इसको मान लीजिए इक्वल के उस साइड ले गए तो क्या होगा प्लस। और ये देखिए 10 वोल्ट और 5 वोल्ट मिलके कितना हो गया 15 वोल्ट, तो इसको हम दूसरे साइड में लिख दिए। तो यहाँ से दोस्तों जब VA की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो हमको कितना मिल गया 6 वोल्ट मिल गया। जब एक बार टर्मिनल वोल्टेज VA की वैल्यू हमको ज्ञात हो गई दोस्तों, तो हम किसी भी करंट को बता सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से दोस्तों क्या करेंगे, करंट की वैल्यू हम I1, I2 और I3 को फाइंड आउट कर लेंगे। अब I1 के लिए जो दोस्तों क्या था हमारा 10 माइनस VA अपान कितना हो गया 2। अब देखिए 10 लिखेंगे माइनस VA की वैल्यू कितना है 6 बाई कितना हो गया 2, और ये दोस्तों कितना आ जाएगा यहाँ आ जाएगा 4 बाई कितना हो गया 2। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 2 एम्पियर करंट कितना फ्लो होगा दोस्तों, यहाँ पर 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो गई। तो मतलब I1 की वैल्यू कितनी हो गई 2 एम्पियर। I1 बराबर यहाँ क्या लिख सकते हैं 2 एम्पियर। इस तरह से दोस्तों यहाँ पे देखिए VA की वैल्यू क्या रखेंगे 6 वोल्ट बाई कितना डिवाइडेड कर देंगे 4 से, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों हमारे पास 1.5 एम्पियर। कितना आ गया 1.5 एम्पियर। ये हो गया दोस्तों I2 की वैल्यू। इसी तरह से I3 निकालने के लिए VA में से VA की वैल्यू कितनी है 6 माइनस कितना कर देंगे 5 बाई कितना 2, और ये क्या हो जाएगा 1/2। 1/2 का मतलब 0.5 एम्पियर। ओके दोस्तों, तो इस तरह से हमने I1, I2 और I3 तीनों की वैल्यू को क्या कर लिए हम लोग कैलकुलेट कर लिए अपने स्टेप को सॉल्व करते हुए। ओके दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो हम यही कहेंगे दोस्तों, सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप जो है सॉल्व करने के लिए जब भी नोडल एनालिसिस अप्लाई करें तो सबसे पहले दोस्तों जो है आप इस सर्किट डायग्राम को पहले लिख लें, एक कॉपी में नोट कर लें। दूसरा काम क्या करें दोस्तों, ये जो स्टेप को फॉलो कर रहे हैं इस स्टेप को भी आप एक कॉपी में नोट कर लें। तीसरा नंबर दोस्तों, पहले 3 या 4 क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे आप तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें, ठीक है। एक बार जब आपको स्टेप ये याद हो गया तो बार बार स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप बिना स्टेप लिखे भी क्या कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ओके दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें।
ठीक है दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।